नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले से आक्रोशित कांग्रेसियों ने किया हंगामा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाजपुर जितेंद्र शर्मा ने की 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के काफिले पर हमले को लेकर दर्जनों आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर एसएसपी प्रमोद कुमार व एडीएम जय भारत सिंह का घेराव कर वार्ता की। साथ ही जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा ने 4 दिसंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस को जांच के सवाल उठाए, तो वहीं 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। परसों जिस तरीके से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र संजीव आर्य जी पर एक जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। दिन दिहाड़े थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, जल्दी हो और एकदम फेयर हो। वो बीजेपी पे डाल रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाया है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित उसमें कोई लोग नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस दिन से यशपाल आर्य जी कांग्रेस के अंदर आए उस दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी एक विचल सी गई है। उनके अंदर एक बड़ा भारी असंतोष है। तो ये उनके द्वारा ही पूरा का पूरा एक षड्यंत्र बुना गया ताकि किसी प्रकार से यशपाल आर्य जी पर दबाव बनाया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि इस समय पूरी हर तरीके से वो देख चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। और जिस तरीके से यशपाल जी के आने से आज जो माहौल देवभूमि का कांग्रेस के पक्ष में बना, तो भारतीय जनता पार्टी उस माहौल को देखते हुए यशपाल जी पर जानलेवा हमले करवा रही है और किसी भी तरीके से उन्हें प्रेशर में लेने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आज अगर समय अनुसार कार्रवाई नहीं होती है, अभी हम जिले के कप्तान से मिलने जाएंगे कल और वो हमें क्या आश्वासन देते हैं उसके बाद देखते हैं। और अगर हम लोग किसी प्रकार से इनकी किसी कार्रवाई से अगर असंतुष्ट रहे, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन जो बाजपुर से चालू होगा और उसका असर पूरे प्रदेश के अंदर इस पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। इतना बड़ा विरोध यहाँ से चालू होगा बाजपुर से। माननीय यशपाल आर्य जी पर ये जानलेवा हमला किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज एक मंच पर और हम लोगों ने पूरी कमेटी ने शासन को संस्तुति भेजी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल इनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोग इसी गुहार करेंगे, इसका विरोध करेगा। और ऐसे चंद गुंडों के से यशपाल आर्य की गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इसी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आया हुआ था और उनसे जो है वार्ता की गई। उनके द्वारा ये पूछा गया था कि क्या कार्रवाई हुई है उसमें। तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें और हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित है उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो फुटेज है, कुछ फुटेज भी अवेलेबल है, उनका भी अवलोकन किया जाएगा और सारे साक्ष्य संकलन करने के उपरांत ही जो लीगल कार्रवाई है वो समय से इसमें की जाएगी। सर, दोनों मामलों में दोनों तरफ से कितने लोगों पर एफआईआर की गई है और क्या कुछ किस तरह से इसमें कार्रवाई की जा रही है? जसपुर में योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहिला के निर्देशन में ई श्रमिक कैंप का हुआ आयोजन। विनय रोहिला ने दिया जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय शीघ्र खोले जाने का आश्वासन। आज जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार
भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्त व श्रमिक निरीक्षक धर्मराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों जसपुर की जनता का श्रमिक पंजीकरण किया गया। वहीं जसपुर की जनता ने कैंप में भाजपा के योजना उपाध्यक्ष विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की, तो वहीं रोहेला द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता कर जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय शीघ्र खोले जाने की बात कही गई। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि लोगों को श्रम कार्ड बनवाने के अंदर श्रमिक भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जसपुर में जो केंद्र था, डब्ल्यूसी का एक केंद्र था यहाँ पर, उस केंद्र के समाप्त होने के बाद यहाँ के लोग काशीपुर जाते हैं और काशीपुर में बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं और कार्ड बन नहीं रहा है और यहाँ पे श्रमिक भाइयों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। उसी को दृष्टिगत रख के माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि ये जो है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिकों की समस्या का निस्तारण करने के लिए जो बहुत सारे कार्ड हैं उनका नवीनीकरण करना है। उनके नवीनीकरण के लिए लोगों को परेशानी है, जानकारी नहीं है, तो उसको करके एक गोष्ठी रखी है, हमने सुबह से रखी है और लोगों को बहुत सारी जानकारी दी है कि नवीनीकरण के लिए कहाँ है, आपको अंगूठा कहाँ लगाना पड़ेगा, सर्वर डाउन हो जाए तो सर्वर का पता करके फ़ोन नंबर से पता करके जाइए कि आज सर्वर ऑन है या नहीं है। मान लो काशीपुर जाते हैं तो वहाँ सर्वर ऑन होता है, नहीं होता है। इस प्रकार की अनेकों समस्याओं पर आज एक गोष्ठी हुई है, जिसमें अपने ज़िले के श्रम अधिकारी श्री प्रशांत जी और अपने काशीपुर के जो इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर श्री धर्मराज जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पूरे जिले के श्रम विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और वो लगातार एक पार जनसमूह यहाँ पे था, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ कार्यालय नहीं है, यहाँ भी श्रम कार्यालय खोलने जाने की मांग की गई, क्या मांग? श्रम कार्यालय यहाँ खोलने के लिए मैंने बात की है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि 5-7 दिन के अंदर कार्यालय खुलेगा। ई श्रम के लिए कैंप आयोजित किया गया है और ई श्रम के अंतर्गत ये भारत सरकार की योजना है। सभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, दुकान पर काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मकार के हों, कोई भी हो, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन ई श्रम के अंतर्गत किया जाना है। और ई श्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 से लेकर 69 वर्ष तक के सभी श्रमिकों को पंजीकरण किया जा सकता है और इसके अंतर्गत जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2 लाख का इंश्योरेंस उसका क्लेम हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस के लिए एश्योर्ड हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार से आने वाली समस्त योजनाओं का लाभ, श्रमिकों के लिए समस्त योजनाओं के लाभ का जो भी वितरण होगा वो इन्हीं कार्डों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 3 डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। एक तो अपना आधार कार्ड लेके आना है, एक बैंक पासबुक की कॉपी लेके आनी है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर जिस पर कि OTP प्राप्त होगा और तत्काल इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और देखिए अभी वो कोविड कारणों से बंद किया गया था, अभी वर्तमान में फिर से एक मांग भेज रखी है हमने भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड को, तो जैसे ही कल्याण बोर्ड के द्वारा उसमें आदेश प्राप्त होंगे यहाँ पर से हम दोबारा इसको स्टार्ट करने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। नहीं देखिए अभी पिछले कोविड के कारणों से कुछ समय से जो लाभ दिया जाना था वो बंद कर दिया गया था, तो साइकिल वगैरह का जैसे ही दोबारा से सामान हमें प्राप्त होगा, साइकिल, सिलाई मशीन वगैरह सबका डिस्ट्रीब्यूशन हम पुनः प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं माननीय विनय रोहेला जी के जो है प्रयासों से। उन्होंने DM साहब के कहते हैं पत्र के आदेशानुसार यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन CSC ई श्रम के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर वह अपने कार्ड लेता है तो प्रत्येक CSC सेंटर को कार्ड के लिए अगर वो क्या कहते हैं सादा कार्ड लेता है, कागज़ वाला कार्ड लेता है तो 5 रुपये, अगर वो प्लास्टिक का कार्ड लेता है तो 20 रुपये लेने का CSC को देता है। विश्व प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से खिले किसानों एवं सेब काश्तकारों के चेहरे, स्थानीय पर्यटकों का आवागमन भी हुआ शुरू। खबर उत्तर काशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से स्थानीय काश्तकारों एवं सेब व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई है, क्योंकि बर्फबारी यहां पर उत्पादन हो रही फसलों जैसे राजमा एवं सेब के बागानों के लिए अमृत का काम करेगी। इसके साथ ही यहां पर स्थानीय पर्यटकों का आवागमन भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मसूरी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को किया गया सम्मानित। स्कूली छात्र छात्राओं ने बाबा साहेब के जीवन पर डाला प्रकाश। भीमराव अंबेडकर चौक पर
भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। आज मैं दिल की गहराइयों से भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि भारत का संविधान अगर मैं कहूँ विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है, क्योंकि 60 देशों के संविधान का अभ्यास करने के बाद उन्होंने संविधान को बनाया। आज उस संविधान को शपथ लेकर हम विधानसभा में संसद में जाते हैं और हमेशा उन्होंने दलित वो कमजोर लोगों की लड़ाई को लड़ा और आज उन्हें बताया मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। ये संकल्प हमें आगे लेना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर, आज भी दलित अपने आप को काफी उपेक्षित करते हैं। सरकार की क्या योजना है जो उनके तक नहीं? देखिए, लगातार हमारी सरकार दलितों के सम्मान के लिए आज सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर अगर दलित सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी से, विधानसभाओं के अंदर सबसे अगर दलित विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी से है। लगातार हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमें नहीं और सभी राजनीतिक दल को जो है इसका अनुसरण करना चाहिए। हमने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं किया है, परंतु हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कई व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टरी स्वास्थ्य सेवाओं में हमने डॉक्टर्स को सम्मानित किया, स्वच्छता कर्मचारियों को हम सम्मानित कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री का भी यही कहना है कि हमें उन लोगों का सम्मान नहीं, हमें उन लोगों को सेवा करनी चाहिए जिन लोगों ने कोरोना काल में बेहतरीन काम थे। यही लोग फ्रंट लाइन पे आकर हमारी सेवाएं कर रहे थे, हमारी जान बचाने का काम कर रहे थे और इसी पूरे चीजों को लेकर आए हैं। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस इन लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ बाबा साहब का संदेश हर जगह कन्वे कर रहे हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, एकता के दीप में रहना है, संघर्ष करते रहना है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग महसूस करते हैं लड़ी जाएगी। तो देखिए, आपने बताया कि पहले वो अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका प्रचार प्रसार सही नहीं हो रहा है। कई लोग दलितों के नाम जो गलत है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो संविधान में एक व्यक्ति विशेष या एक जाति के मकसद था तो दलितों का उत्थान करना, समाज की मुख्यधारा में कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए। कई लोग जो इसको राजनीति कर रहे हैं उन्होंने जो समाज की मुख्यधारा में है और अपने आप वो अच्छी करना चाहता है और अगर उनके साथ खेलने की कोशिश की तो उनका जवाब वो स्वयं देने को तैयार। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।